नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर खबर चालीसा। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, और साथ ही आपको देंगे पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, बिजनेस जगत की और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ बाजार की। मई के पहले कारोबारी दिन बाजार में जोरदार एक्शन देखने को मिला। बाजार की आज भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे बाजार में खरीदारी लौटनी शुरू हुई और अंत में निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। आज सेंसेक्स में निचले स्तर से 700 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों से मजबूत संकेत ने भारतीय बाजारों को ताकत दी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स सिर्फ 64 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में दबाव में कामकाज होता हुआ नजर आया, जिसका असर बैंक और एनबीएफसी सेक्टर के शेयरों पर देखने को मिला। निफ्टी बैंक 316 अंक टूटकर 32,466 पर बंद हुआ। एनबीएफसी सेक्टर भी लाल निशान में बंद हुए। हालांकि बाजार के दबाव के बावजूद स्टील, हॉस्पिटल, ऑटो, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर के शेयर हरे निशान में जाकर बंद हुए। और कोरोना के कारण एफएमसीजी सेक्टर सबसे ज्यादा 1% से भी ज्यादा चढ़ा। निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 1,682 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले मुनाफे में लगभग 32.8% की ग्रोथ दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में बैंक को 1266 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। नेट इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कारण बैंक के मुनाफे में उछाल रहा। मार्च तिमाही में बैंक की कुल नेट इंटरेस्ट इनकम 3,842 करोड़ रुपए की रही। एक साल पहले ही मार्च तिमाही के मुकाबले नेट इंटरेस्ट इनकम में 8% की बढ़ोतरी रही है। बाजार पर भले ही दबाव में कारोबार हुआ हो, लेकिन मैरिको में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। जानकार इस तेजी के पीछे मार्च तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर होने का कारण बता रहे हैं। साथ ही वित्त वर्ष 2022 में निवेशकों को कंपनी से बेहतर ग्रोथ की उम्मीद भी है। कोरोना संकट के बीच कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है। साथ ही कंपनी ने अपने रिफाइंड ऑयल सफोला की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है और निवेशकों को कंपनी का मार्जिन 18 से 20% रहने का अनुमान है। साथ ही कंपनी ई कॉमर्स फ्रंट पर भी अच्छा कर रही है। सोने चांदी कीमतों में एक बार फिर शानदार तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना 47,000 के भी पार निकल गया। आपको ये भी बताएं, चांदी की कीमतों में भी 800 रुपए की से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे कोरोना के बढ़ते मामले और शेयर बाजार में बनता दबाव है। इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से भी सोने और चांदी कीमतों में आई तेजी का एक कारण है। यूएस में कंज्यूमर स्पेंडिंग में बढ़ोतरी और महंगाई तेजी से बढ़ने के अनुमान से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। खाने के तेल की महंगाई बढ़ती जा रही है। महीने भर में रिटेल में खाने के तेल के दाम 7% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं साल भर में दाम 50% तक बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में तिलहन स्टॉक कम होने और घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत मांग से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। घरेलू वायदा बाजार में सोयाबीन, सोया तेल, सरसों और क्रूड पाम तेल सभी तेल के भाव रिकॉर्ड स्तर के करीब हैं। तिलहन मार्केट के जानकारों का मानना है कि अगले एक महीने में कीमतों में थोड़ी नरमी आ सकती है, हालांकि ज्यादा राहत की संभावना कम ही है। उधर घरेलू बाजार में दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले ज्यादा हैं। ऐसे में अगर इंपोर्ट बढ़ाया जाए तो राहत जरूर मिल सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने 30 लाख तक के होम लोन पर ब्याज दर 6.90% से घटाकर 6.70% पर कर दी है। 30 लाख से 75 लाख तक के होम लोन पर ब्याज 6.90% रहेगी और 75 लाख से अधिक के होम लोन पर 7.05% इंटरेस्ट लगेगा। वहीं महिला ग्राहकों को बैंक से 0.05% अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। एसबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक 30 करोड़ रुपए से 1000 बेड का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, 250 बेड की आईसीयू सुविधा और 1000 बेड की आइसोलेशन फैसिलिटी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बनाएगा। ये सुविधाएं संबंधित शहरों में सरकारी अस्पताल और स्थानीय निकायों की मदद से तैयार की जाएंगी। बैंक कई अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप कर मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने की बातचीत कर रहा है। कोरोना संकट का बुरा असर एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। देश के 8 बड़े शहरों में रेडी टू मूव घरों की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रेडी टू मूव घरों की बिक्री में सबसे ज्यादा 18% की गिरावट देखने को मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 बड़े शहरों में साल 2021 की पहली तिमाही में आखिर में रेडी टू मूव घरों की संख्या 7,05,344 रही, जबकि इससे पिछली तिमाही में इन घरों की संख्या 7,18,483 थी। जानकारों के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो बिल्डरों को इन घरों को बेचने में करीब 4 से 5 साल लग जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई फेरबदल नहीं हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। आपको बताएं, आखिरी बार 15 अप्रैल को पेट्रोल 16 पैसे प्रति लीटर और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हुआ था। इसके बाद से कीमतें लगातार स्थिर हैं। वहीं जानकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें न बढ़ने के पीछे 5 राज्यों के चुनाव को कारण बता रहे हैं। अनुमान ये था कि नतीजों के अगले दिन कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन कीमतें अभी स्थिर हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सीटी, एससीएन और बायोमार्कर का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हल्के लक्षण होने पर भी सीटी स्कैन कराने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक सीटी स्कैन 300 छाती एक्सरे के बराबर है, तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं मगर आपको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं है, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, तेज बुखार नहीं आ रहा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ना ही पॉजिटिव मरीज को ज्यादा दवाएं लेनी चाहिए। ये दवाएं उल्टा असर करती हैं और मरीज की सेहत खराब होने लगती है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की भारी कमी की बात सामने आ रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के लिए हो रही ऑक्सीजन की कमी को आज आधी रात तक पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। केंद्र अभी खुद 50% वैक्सीन खरीदता है, बाकी 50% वैक्सीन को निर्माता कंपनी सीधे राज्यों और निजी संस्थानों को बेच सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अस्पताल लोकल आईडी प्रूफ के नाम पर मरीज को भर्ती करने से इंकार न करें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने के मुद्दे पर 2 हफ्ते में नेशनल पॉलिसी बनाए। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच केजरीवाल सरकार ने सेना से मदद मांगी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। मनीष सिसोदिया की ओर से लिखे इस पत्र में आईसीयू बेड वाले हॉस्पिटल बनाने, ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने और क्रायोजेनिक टैंकर्स की व्यवस्था करने में सेना की मदद लेने का अनुरोध किया गया है। आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, जहाँ से भी जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। देश में कोरोना कहर के बीच ऑक्सीजन की कमी जानलेवा साबित हो रही है। अब कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत हो गई। यह हादसा कल देर रात को हुआ। बताया जा रहा है जिन मरीजों का कोरोना से इलाज चल रहा था वो सभी वेंटिलेटर पर थे। खबरों के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चामराजनगर की घटना पर जिला कलेक्टर से बात की है और इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई है।
एक दिन में राज्य में 37,733 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इससे राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4,21,000 के पार पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर नहीं थम रही। पिछले 24 घंटों में भारत में 3,68,147 नए मामले दर्ज किए गए। 3,417 लोगों की जान भी गई। राहत भरी खबर हालांकि यह है कि इस जानलेवा वायरस से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3,732 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार कोरोना वायरस के मामलों में रफ्तार देखने को मिल रही थी। पिछले दिनों तो भारत में 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हालांकि देश में 2 दिन से 4 लाख से कम मामले जरूर दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे मामूली गिरावट कह सकते हैं। मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा नीट पीजी पर बड़ी खबर है। पीएमओ ने बताया है कि नीट पीजी परीक्षा कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित की जाएगी। देश में कोरोना के मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी। इसमें फैसला ये हुआ था कि एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को कोविड ड्यूटी में लगाया जाएगा। उन्हें कोविड-19 के लिए टेली कंसल्टेशन और मध्यम दर्जे के कोरोना संक्रमण वाले मामलों में मरीजों को मॉनिटर करने के कार्यों में लगाया जाएगा। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड नर्सेज को फुल टाइम कोविड नर्सिंग ड्यूटी में लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा दिया है। अब पूरे राज्य में 6 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। राज्य में बीते 24 घंटे में करीब 31,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 36,600 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 288 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। वहीं बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने चिंता जाहिर की और राज्य से पूरे प्रदेश में फौरन लॉकडाउन लगाने की मांग की। आईएमए ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार पूरे राज्य में फौरन 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दे। ऐसा करने से कोरोना की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। कोरोना की वजह से डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं और अगर ज्यादा दिनों तक ऐसा चलता रहा तो पूरे राज्य में इलाज के लिए डॉक्टरों की कमी पड़ जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से राज्य में कोरोना कर्फ्यू लागू है। लेकिन इस बीच इंदौर के एक तहसीलदार की हरकत पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल इंदौर में एक तहसीलदार अधिकारियों के साथ कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। नियमों का पालन न करने वाले लोगों को वो मुर्गा बना रहे थे। लेकिन एक युवक ऐसा न कर पाने पर उन्होंने उसे पैर से मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस मामले पर राज्य में विपक्षी पार्टी कांग्रेस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। कोरोना के बीच अभिभावकों के लिए परेशानी वाली खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस 70% ही लें। अब इस फैसले के खिलाफ निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने पूरी फीस लिए जाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पेरेंट्स की तरफ से लगाई गई याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। इस मामले पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आने का इंतजार कर रही है और इसके बाद ही तय होगा कि पेरेंट्स को कितनी फीस देनी होगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस आदेश पर कहा है कि हम चाहते हैं कि कोर्ट की गरिमा भी रहे और अभिभावकों के साथ कोई अन्याय भी न हो। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राज्य में मंत्री और सीनियर टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने जानकारी दी। टीएमसी को 214 सीटें मिली हैं। हालांकि खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार चुकी हैं। उधर तमिलनाडु में डीएमके सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने मंगलवार शाम 6 बजे विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में डीएमके विधायक आधिकारिक तौर पर एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री चुनेंगे। इसके बाद विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को दिया जाएगा। एमके स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू हो गए हैं। सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई। इसके बाद बंगाल में जगह जगह बवाल हो रहा है। नंदीग्राम में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की वारदात हुई।
कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या और आगजनी के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हालात को चिंताजनक बताया है। सीतालकुची में बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। मिदनापुर के पलाशपुर में भी बीजेपी के घर में कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ की गई। इन वारदातों में 5 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए। चुनाव के बाद बंगाल में जारी हिंसा के ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत अत्याचार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंसा की पुरानी तस्वीरें दिखा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा करना बीजेपी की पुरानी आदत है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। I don't like any violence or anything, but why BJP is doing that? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए। हम तो रैली नहीं किया है। आप देखो इतना जीत का बाद में भी बीजेपी इतना एट्रोसिटीज किया, सीएपीएफ इतना एट्रोसिटीज किया, इलेक्शन कमीशन इतना एट्रोसिटीज किया, उसका बाद भी मैंने बोला सब शांत रहे हो। चुनावी रैली पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया को तो रोक नहीं सकते। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगातार चर्चा हुई कि हम हत्यारे हैं। इसी ने कहा कि जब रैलियां हो रही थी तो स्थिति इतनी खराब नहीं थी, इसलिए हमें हाईकोर्ट की टिप्पणी पर गंभीर आपत्ति है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान जजों की ओर से की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका नहीं जा सकता। कभी कभी हम कठोर हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों की भलाई चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 70 साल के हो गए। उनका जन्मदिन है, लेकिन राज्य में कोरोना के मामलों को देखते हुए उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि वो भी उनका जन्मदिन न मनाएं और न ही उनसे मिलने के लिए आए, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। अब बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना के 18,000 से ज्यादा लोग के मामले सामने आए हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान कुछ दिन पहले ही कोविड-19 की चपेट में आ गए थे, जिससे अब एक्टर रिकवर हो चुके हैं। रिकवर होने के बाद एक्टर ने बिना ब्रेक लिए दोबारा काम पर वापसी कर ली है। एक्टर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बची हुई शूटिंग लद्दाख में कर रहे हैं, जहां से लगातार तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। लद्दाख में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का अहम हिस्सा शूट किया जा रहा है। यहाँ वो 45 दिनों तक शूट करने वाले हैं। आमिर खान की फिल्म में कारगिल वॉर का सीन दिखाया जाना है, जिसकी शूटिंग पहले विदेश में की जानी है। प्रभास अपनी अगली फिल्म राधेश्याम से लवर बॉय वाली इमेज में वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास की फिल्म के ओवरसीज राइट्स करीब $3.5 मिलियन में बिके हैं। महामारी के दौर में भी प्रभास की इस फिल्म के लिए कई डिस्ट्रीब्यूटर्स थिएटर रिलीज के लिए बड़े अमाउंट के साथ मेकर से अप्रोच कर चुके हैं। बात अगर प्रभास के बाकी प्रोजेक्ट्स की करें तो वो सालार, आदि पुरुष और नाग अश्विन की मेगा बजट फिल्म में नजर आएंगे। कोरोना से संक्रमित रणधीर कपूर कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती हैं। 29 अप्रैल को वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। पॉजिटिव पाए जाने के बाद 74 साल के रणधीर कपूर को नॉर्मल वार्ड में भर्ती कराया गया था। फिर एक दिन में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हालांकि अब उन्हें आईसीयू से वापस नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो ठीक है और जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस लौटेंगे। सोनू सूद कोरोना मरीजों और पीड़ितों की मदद करने में 1 साल से लगे हुए हैं, मगर फिर भी कुछ लोगों की मदद वो चाहकर नहीं कर पा रहे। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर कर सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सबके पास मदद पहुंचाना मुश्किल है। सभी हम तक अपनी समस्या नहीं पहुंचा पा रहे। मेरी सरकारों से अपील है कि वो कोई ऐसा नियम बनाएं कि अंतिम संस्कार में पैसा न लगे। ये सेवा सबके लिए जल्द उपलब्ध कराई जाए। हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। एक आदमी के अंतिम संस्कार का खर्च 15 से 20 हजार रुपए पड़ता है। दीपिका पादुकोण ने कोरोना वायरस महामारी के कारण मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर शेयर किए हैं, ताकि वो इस दौर में अकेलापन महसूस न करें और न ही वो जीवन खत्म करने जैसा कोई कदम उठा सके। दीपिका ने अपील की है कि हम में से लाखों
यहाँ तक कि मैं और मेरी फैमिली भी एक दूसरे से दूर रहते हुए संघर्ष कर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस मौजूदा संकट में हमारी इमोशनल देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस संकट में सबके साथ हैं। आखिरकार कोरोना की लहर का असर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल पर भी पड़ गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद केकेआर का आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाला मुकाबला टाल दिया गया है। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर्स संक्रमित हो गए हैं। आईपीएल के नियमों के मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों को भी बायो बबल में रखा गया था। चेन्नई सुपर किंग्स के 3 सदस्यों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इन 3 सदस्यों में किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं है। चेन्नई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशी विश्वनाथन, गेंदबाज कोच लक्ष्मीपति बालाजी और बस क्लीनर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण जेटली स्टेडियम के 5 स्टाफ मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए खेल जगत ने भी हाथ आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी के मद्देनजर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत की मदद के लिए $50,000 यानी करीब 37 लाख रुपए डोनेट करने का फैसला किया है। इससे भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करने में मदद मिलेगी। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच ट्रेवर बॉलिस ने डेविड वार्नर को प्लेइंग 11 से बाहर किए जाने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वार्नर को टीम से बाहर करना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन आईपीएल के मौजूदा सत्र में टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से टीम मैनेजमेंट को ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आईपीएल के 29वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब की कप्तानी मयंक अग्रवाल ने की। टीम के कप्तान केएल राहुल पेट में दर्द की वजह से मैच में नहीं खेल पाए। मैच के बाद मयंक अग्रवाल ने बताया कि राहुल पेट में दर्द की वजह से नहीं खेल पाए, उनकी सर्जरी होने वाली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच रविवार थोड़ा राहत भरा रहा। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 6,79,900 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 9,957 लोगों की जान भी गई। इसमें सबसे ज्यादा मामले भारत से आए हैं। बीते दिन 3.70 लाख कोरोना के मामले सामने आए। इसके बाद अमेरिका में 30,701 और ब्राजील में 28,935 मामले सामने आए हैं। रोजाना होने वाली मौतों के मामले में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। बीते दिन यहां पर 3,422 मौतें रिकॉर्ड हुई हैं।